दोस्तों, सिंधु सभ्यता के समय से ही भारत की अर्थव्यवस्था खेती के ऊपर निर्भर थी। प्राचीन काल से खेती ने ही समाज को एक आर्थिक चक्र में बांध कर रखा है और खेती से निकला उत्पाद ही पहली बार व्यापारी या व्यापार को उसने जन्म दिया। आज भारत में लगभग 50% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और एक तरीके से देखा जाए तो खेती लगभग 63.5 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। आज भारत चावल, गेहूं और मसाले की खेती में पहले नंबर पर आता है और बागवानी उत्पाद यानी सब्जी और फूल की खेती में दूसरे नंबर पर आता है। पर दोस्तों, आजादी मिलने के बाद से ही तस्वीर ऐसी नहीं थी। आपको बता दें, उस समय भारत की हालत इतनी खराब थी कि दूसरे देशों से फेंका हुआ निम्न कोटि का अनाज यहाँ के लोगों को खाना पड़ता था। लेकिन फिर उस समय दुनिया में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि यही भूख और तपस्या ने वैज्ञानिकों को दिन रात मेहनत करने के लिए और भारतवासियों को कड़ी चुनौती का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था और जानते हैं कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के पीछे कहानी क्या थी और कैसे भारत इसकी वजह से इतना बड़ा कृषि उत्पादक देश बन गया। दोस्तों, अंग्रेजों के समय से ही हमारे देश के किसान की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। यूरोप के मार्केट में क्रैश क्रॉप जैसे कि कपास और इंडिगो या नील की मांग बढ़ने के साथ साथ भारतीयों को जबरदस्ती इनकी खेती करवाई जाने लगी थी और बहुत ही कम दाम के बदले इनको खरीदा जाता था। अंग्रेज जमींदार इनके ऊपर कर भी लगाते थे। मिला जुला कर आखिर में किसान के पास पानी पीने तक का पैसा नहीं बचता था। इसके ऊपर सूखा, बाढ़ और फसलों में महामारी जैसी हालत तो कुछ किसानों को आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर देती थी। आपको बता दें, साल 1947 में देश को आजादी मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसलिए देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, बाकी सभी चीजों के लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कृषि के लिए नहीं। हालांकि तब हमारी आबादी 30 करोड़ से कुछ अधिक यानी कि 125 करोड़ की वर्तमान आबादी का करीब 25% ही थी। आपको बता दें कि 1947 में किसी शादी ब्याह में 30 से ज्यादा लोगों को नहीं खिलाया जा सकता था, जबकि आज तो जितना पैसा हो उतने लोगों की दावत दी जा सकती है। 50 और 60 के दशक में हावी रही शिप टू माउथ स्थिति के मुकाबले आज सरकारी गोदामों में करीब 5 करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार है। पर सवाल उठता है कि ये बदलाव आया कैसे। दोस्तों, अरस्तू के शब्द थे कि मिट्टी ही पौधे का पेट है। 1947 तक हमारी जमीन भूखी थी और प्यासी भी। उस समय हमारे देश की खेती के 10% क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसी केमिकल खादों का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था, जिस वजह से गेहूं और धान की औसत पैदावार 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास ही थी। उस समय खनिज खादों का उपयोग ज्यादातर रोपण फसलों में किया जाता था। दूसरी फसलों में किसान जितना भी देसी खाद जुटा पाते थे डाल देते थे। हालांकि सरकार द्वारा बनाई गई पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं 1950 से 1960 में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार व खादों के उत्पादन बढ़ाने पर उसमें जोर दिया गया। 50 के दशक में वैज्ञानिकों ने धान और गेहूं की किस्मों पर खादों के असर को जानने के लिए प्रयोग करने शुरू कर दिए। आपको बता देंगे, उस समय बोई जाने वाली फसलें लंबी और पतली और प्याल वाली होती थी, जिसमें थोड़ी भी खाद डालने से फसल गिर जाती थी, जिस वजह से जल्दी साफ हो गया कि खाद पानी का फायदा उठाने के लिए हमें बौनी और कड़े प्याल वाली किस्मों की जरूरत होती है। यही वजह थी कि धान वैज्ञानिक के रमैया ने 1950 में सुझाव दिया कि हमें जापान से लाई गई धान की किस्मों को अपनी देसी किस्मों के साथ मिलाना चाहिए, क्योंकि उस समय धान की जापानी किस्में प्रति हेक्टेयर 5 क्विंटल से भी ज्यादा पैदावार देती थीं, जबकि हमारी किस्मों की पैदावार 1 से 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार होती थी। इस तरह 50 के दशक की शुरुआत में कटक के सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भारत जापान धान संकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दोस्तों, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पूरे विश्व में कम्युनिज्म धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। रूस, चीन जैसे बड़े देश इसके अंतर्गत आने लग गए। इसलिए अमेरिका जैसा लोकतांत्रिक देश भी डर गया। इसीलिए ये देश अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए भारत जैसे विकासशील देश का खाद्य सुरक्षा का भार अपने सर पर उठा लिया, ताकि वे इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दें और उनके यहाँ के किसान इसका फायदा उठा सकें। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने पहले कृषि के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया था और इसके बदले औद्योगिकीकरण और अन्य कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया था। हालांकि फिर कुछ ही समय में पता चल गया कि अमेरिका जरूरत के समय या किसी अकाल के समय अपने अनाजों के दाम बढ़ा देता था। और दूसरा ये कि जो गेहूं और चावल वो भारत को दे रहा था, वो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं था, जिस वजह से अब भारत के सामने 4 प्रमुख लक्ष्य थे। पहले कि बार बार हो रहे अकाल या महामारी को रोकना था। दूसरा, भारत के किसान के पास बीज या खाद खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो उनको निजी साहूकारों या महाजन या फिर जमींदार से हाई इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेना पड़ता था और ज्यादातर वो कर्जा चुका नहीं पाते थे, जिस वजह से उनका घर और जमीन बिक जाता था।
सरकार को कोई ऐसा बैंकिंग सिस्टम लाना था जिससे उनकी ये समस्या खत्म हो जाती। तीसरा, किसान के पास कोई नई तकनीक नहीं थी, जैसे कि उसके पास खेत में पानी देने की कोई मशीन नहीं थी। बारिश के ऊपर ही उनकी पूरी खेती निर्भर हुआ करती थी। सरकार को उनके लिए सिंचाई का कोई साधन बनाना था। और चौथा, जो फसल किसान उगा रहे थे उन फसलों का दाम बहुत ही कम हुआ करता था, जो कि बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया और सरकार को इससे निपटने का इंतजाम करना था। दोस्तों, इन सारी समस्याओं को देखते हुए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खेती के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए उन्होंने तत्काल बजट में ही कृषि के ऊपर एक बड़ी राशि की घोषणा की और यही नहीं बल्कि उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा लगवाया था। और उस समय के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कृषि को एक नया रूप देने के लिए विश्व के जाने माने वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर चावल और गेहूं की किस्मों पर कई तरह के परीक्षण किए। इसमें अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन ने भी उनकी मदद की थी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत के गेहूं और चावल की किस्मों के साथ विदेशी प्रकार की किस्मों का आनुवांशिक क्रॉस करवाया, जिससे नए प्रकार का और उच्च कोटि का बीज बनकर तैयार हुआ, जिससे खेतों में लगाने पर अच्छी और ज्यादा मात्रा में फसल उगती थी। और दोस्तों, साथ ही इस समय दुनिया में प्रयोग किए जाने वाले अलग तरह के आधुनिक उपकरण और मशीनों का भी प्रयोग करना भारत ने शुरू कर दिया था, जिसमें कि ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक पंप और हार्वेस्टर जैसी आधुनिक मशीनों को भारत में लाया गया। फिर इसी समय में भारत में भी आधुनिक खादों का उत्पादन शुरू हुआ, जिससे कि फसलों को उगाने में काफी मदद मिली। और दोस्तों, साथ ही इसी समय भारत में कीटनाशक का प्रयोग भी तेजी से शुरू हुआ, जो कि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। दोस्तों, इन सभी चीजों से खेती को एक नया रूप मिला और खेती के इसी आधुनिकीकरण से भारत का कृषि उत्पादन 3 गुना बढ़ गया, जिसे हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन सभी कार्यों के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत सारी आलोचना झेलनी पड़ी थी। लोग कहने लगे थे कि अगर भारत खेती में आत्मनिर्भर हो रहा है तो अमेरिका की मदद क्यों ले रहा है। पर दोस्तों, भारत में 1965 के बाद से खेती में जो विशाल परिवर्तन आया उसने खुद ब खुद सबका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि पहली बार हरित क्रांति का असर दिख रहा था। जहां 1962 में गेहूं का उत्पादन 11.2 मिलियन टन था, वहीं 1980 के आखिर तक ये बढ़कर 38.5 मिलियन टन हो गया। इसी तरह चावल के खेत में भी असर दिखने लगा। 1965 में उत्पादन था 30 मिलियन टन के आसपास, वो 1980 में बढ़कर 52.83 मिलियन टन हो गया। इसके बाद धीरे धीरे इसी तकनीक से गन्ना, भुट्टा और कपास की खेती को भी बढ़ाया गया। कुछ राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव देखा गया। महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में कपास की खेती बहुत ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, हरित क्रांति में कृषि विश्वविद्यालय की भी एक प्रमुख भूमिका थी। प्रयोगशाला में आविष्कार तो हो ही रहे थे, पर उसे हर एक किसान के पास पहुंचाना जरूरी था। इसीलिए भारत सरकार ने हर एक राज्य में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाना शुरू किया, जिससे उस क्षेत्र की खेती की समस्या को वैज्ञानिक समाधान के जरिए खत्म किया जाए। और फिर कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र भारत के हर ब्लॉक में खोला गया, क्योंकि उस समय इंटरनेट या मोबाइल का जमाना नहीं था कि लोग आसानी से इंफॉर्मेशन पा जाते। इसलिए हर एक कृषि विश्वविद्यालय ने गांव में शिविर और सेमिनार किए, ताकि इसके माध्यम से किसानों को फसल उगाने की नई तकनीकों के बारे में समझाया जा सके कि खाद, सही मात्रा और नए आधुनिक बीज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यही आगे चलकर हरित क्रांति को कामयाब बनाने में रीढ़ की हड्डी साबित हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।